असद शाह, मीर परवेज़ और तैमूर ग़ज़नी की मौत पर तीनों घरों और पूरे गांव में क़यामत बर्पा थी। हर आंख अश्पार थी। सदियों पुरानी दोस्ती और रिश्तेदारी का इतना भयानक अंजाम होगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। बीबी जान को अपना सदमा सबसे बड़ा लग रहा था। इनका शेर जवान बेटा इनसे हमेशा के लिए जुदा हो गया था, जिसमें इनकी जान बसती थी। और इनकी नाज़ो पली बेटी ज़ैनब ज़ैनब जिसकी ज़िंदगी अभी शुरू भी नहीं हुई थी, अभी इसे ज़िंदगी की कई बारें देखना बाकी थी। तकी ने भरी जवानी में बेवकी की चादर उड़ाकर इसकी ज़िंदगी से सारे रंग चुरा लिए थे। वो अब तक सत्य की कैफियत में थी, इसे यकीन नहीं आता जिसका इंतज़ार वो उंगलियों पे दिन गिन कर रही थी, जो इसकी किस्मत में लिख दिया जा चुका था। वो इसका होकर भी इससे छीन लिया गया है। वो अब कभी लौट कर नहीं आएगा। इस मलाल ने इससे कुव्वत गोआई छीन ली थी। न वो बीबी जान की तरह बहन कर रही थी, न धाड़े मार मार कर रो रही थी, बस ठस पत्थर बनी टुकर टुकर सबको देख रही थी। कब असद शाह का जनाजा उठा कर ले जाया गया, कब बीबी जान बेहोश होकर गिर गई, कब रुखसाना इसे उठाकर कमरे ले गई, यही से कुछ खबर नहीं थी। पूरी हवेली में सफ़े मातम बिछी थी। बीबी जान ने इसे लेकर घर के मुलाजिम तक मातम कर रहे थे। इस घर का लाडला शहजादा लहद में उतार दिया गया था, मगर हैदर अली शाह को लगी चुप नहीं टूटी। फिर यही चुप इन्हें बहुत ही जल्द असद शाह के पास ले गई। वो असद शाह की मौत का सदमा ज़्यादा अरसा झेल न सके और चंद महीनों के वक्फे से बीबी जान और हैदर अली शाह दोनों ही इंतकाल कर गए। रुखसाना पूरी हवेली में बुलाई बुलाई फिरती। ज़ैनब ने खुद को एक कमरे में कैद कर लिया था। मीर और गजनियों से दोस्ती का ताल्लुक हमेशा के लिए तोड़ दिया गया था। इसकी जगह खूनी दुश्मनी ने ले ली थी। सुंदस ना तैमूर गजनी की ज़िंदगी में आसूदा थी, ना इसके दिन रात में तैमूर की मौत से कोई तब्दीली वाक़ई हुई थी। इसका दिल एक बार फिर उजड़ गया था। इस बार ऐसा उजड़ा कि इसकी रूह तक वीरान हो गई थी। इसकी ज़ात में मौत का सन्नाटा फैला हुआ था। वो किस्मत की इस सितमज़री पर अपने रब से शिकवा भी नहीं करना चाहती थी। तकदीर ने पहली असद शाह से इसे जुदा करके इससे जीने की वजह छीन ली थी, मगर इसकी मौत ने तो सुंदस की हवा से छीन लिए थे। इस पर बेवकी की तकलीफ, भाई की मौत का गम और असद शाह का आखिरी दीदार भी इसे नसीब ना हुआ। इस कसक ने इसे अंदर ही अंदर खोखला कर दिया था। रात के किसी पहर इसकी आँख खुली तो इसने अपने पहलू में शदीद तकलीफ महसूस की। वो बामुश्किल खुद को घसीटती हुई समीना बेगम मसूरी के कमरे के दरवाजे तक पहुंची और दस्तक दी। चंद लम्हों बाद ही दरवाज़ा खुल गया। इस हादसे ने समीना बेगम की नींदें भी छीन ली थी। तैमूर की मौत ने इन्हें बिस्तर से लगा दिया था। बे औलाद होने की वजह से तैमूर को अपना देवर नहीं बेटा समझती थी, और तैमूर ने भी हमेशा बेटा होने का फ़र्ज़ निभाया था। सुंदस, इतनी रात को यहाँ तुम ठीक तो हो? समीना ने इसके पसीने में शराबुर चेहरे पर नज़र डालते हुए इस्तफ़ार सा किया। भाभी, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, इसने कराते हुए जवाब दिया। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे भाई को बता कर आती हूँ। उन्होंने फ़ौरन इसकी तकलीफ़ की नोयत का अंदाज़ा लगा लिया। इसका हाथ थमकर तसल्ली दी, फिर पलट कर मसूर गज़नी को मसले से आगाह किया और मीर हवेली फ़ोन मिलाया, इस ख्याल से कि वहाँ से फ़ायज़ा यहाँ पहुँच जाए और सिंदक के पास मौजूद रहे। वैसे तो फ़ायज़ा ने पहले से ही अपनी हवेली की सबसे पुरानी मुलाज़मत जहारा, जिसे सुंदस की परवरिश अपने हाथों से की थी, इसे तैमूर के मौत के बाद से मुस्तकिल सुंदस के पास भेजा हुआ था। मुलाज़मा की मदद से समीना इसे कमरे में ले गई। सारा इंतज़ाम उन्होंने पहले से ही कर रखा था, मगर सुंदस की बिगड़ती हालत इनके हाथ पाँव फैलाए दे रही थी। वो खुद भी बीमारी की वजह से कमज़ोर हो गई थी। सुंदस की हालत से मसूद को आगाह करने के लिए वो अपने कमरे की तरफ गई थी। तभी सुंदस ने बहुत खूबसूरत मगर कमज़ोर से जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया, मगर इसकी हालत अबतर हो रही थी। इसने हाथ पाँव छोड़ दिए थे। मुलाज़िमा एक बच्ची को गोद में ली समीना को सुंदस की तशवीश हालत की खबर देने के लिए दौड़ गई। जहारा, जो किसी काम से किचन की तरफ गई थी, कमरे में दाखिल हुई। सुंदर नीम बेहोशी की हालत में बिस्तर पर पड़ी थी, जबकि एक बच्ची इसके पहलू में मौजूद थी। जहारा ने इधर-उधर देखा और बच्ची को गोद में उठा कमरे से निकलकर किचन की तरफ चल पड़ी। किचन में मौजूद खिड़की के पास पहुंच गई। उसने हाथ बढ़ाकर बच्चे बाहर खड़े आदमी को थमा दिया। इसे जल्दी इस जगह से निकलने की तंबिया करके वापस कमरे की तरफ चली गई। समीना, मसरूर और हवेली की दूसरी मुलाज़िम जब कमरे में पहुंचे तो सुंदस की रूह परवास कर चुकी थी, मगर दूसरी बच्ची वहां से गायब थी। समीना चकरा कर मसरूर की बाजू में झूल गई। मसरूर ग़ज़नी को यकीन हो गया कि शराजी ही घात लगाए बैठे थे और उन्होंने ही तैमूर की औलाद को गायब करवा दिया है। अब मुलाजिम भी इनके काबिल भरोसा नहीं रहे थे।
उन्होंने दोनों मुलाज़िमों को सख्त लहजे में ताकीद की, सुंदर की यहाँ जुड़वा बेटियाँ पैदा हुई, इस बात की खबर हवेली के इस कमरे से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। मसरूर ग़ज़नवी और दूसरी बच्ची को किसी भी सूरत खोना नहीं चाहती थी। वो इनके चहेते मरहूम भाई की आखिरी निशानी थी। उन्होंने अपने करीबी और काबिल भरोसा दोस्त को कॉल की और सुंदर की तस्वीर तक उरूज को इसकी हवेली बीवी के हवाले कर दिया। किस्मत की मेहरबानी से उरूज दुश्मनी की भीड़ चढ़ने से वक्ती तौर पर तो बच गई थी, मगर वो जानते थे वो सफदर शाह से ज़्यादा देर तक नहीं इसे बचा सकते। जब हवेली में से बच्ची को गायब करवा सकता है तो भाई की मौत का बदला लेने के लिए वो किसी हद तक भी जा सकता है और वो उस बच्ची को भी जिंदा नहीं रहने देगा। जब भी इसे मौका मिलेगा वह ज़रूर वार करेगा। अब मसरूर कोई रिस्क नहीं ले सकते थे। वैसे भी इनके बाद उरूशी इस खानदान की वाहिद निशानी होती है। इसी खदशे के पेश नज़र मसरूर ने सुंदस की जुड़वा बेटियां पैदा होने वाली बात इसके घर वालों से भी रास रखी थी। तैमूर और अपने खानदान की आखिरी निशानी को वो किसी कीमत पर सद्दा शाह के हाथों में ठहराना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक पल में फैसला किया और सुंदस की तस्लीम के ठीक एक हफ्ते बाद वो अपनी आबाई हवेली, ज़मींदारी, गाँव, रिश्तेदार और तकरीबन सभी कुछ छोड़कर हमेशा के लिए रपोश हो गए। फ़ायज़ा ने जहाँ आरा को ये काम नहायत राज़दारी से करने के लिए सौंपा था। फ़ायज़ा का हुक्म था कि सुंदस के यहाँ पैदा होने वाले बच्चे किसी भी सूरत दुनिया में सांस ना ले सके और पैदा होते से कत्ल कर दिया जाए। इसकी हरीस और लालची फितरत ने इसे इंतहा पसंद बना दिया था। वो हर किस भी हवेली और ज़मीन जायदाद में सुंदस की औलाद को हिस्सेदार नहीं बनाना चाहती थी। इसके बच्चे को कत्ल करवा के वो किसी न किसी तरह सुंदस को भी रास्ते से हटाने का फ़ैसला कर चुकी थी। इसे अब हवेली और इसके मामलात में किसी भी शराकत या मदाखलत मंज़ूर नहीं थी। मीर गंजफ़र और मेहरबानों का कांटा तो खुद ब खुद ही निकल चुका था। मीर ज़फ़र अली के इंतकाल के बाद मीर गंजफ़र अपनी पूरी फैमिली के साथ लंदन मुक़िम हो चुके थे। मीर परवेज़ की मौत ने इन्हें पूरी तरह तोड़ दिया था। वो मसरूर से भी मशवरा कर चुके थे कि सुंदस की डिलीवरी के बाद वो इसे भी लंदन ले जाए ताकि इसकी आबो-हवा बदले और वो अपने बारे में कोई फ़ैसला कर सके। मसरूर को इनके इस फ़ैसले से कोई इख्तिलाफ़ नहीं था, न ही वो बस ज़हनियत के मालिक थे जो सुंदस की दूसरी शादी या दोबारा घर बसाने पे इतराज़ करते, बल्कि वो तो खुद चाहते थे कि सुंदस इस मौत से बाहर निकल जाए। मसरूर ने सुंदस के मुस्तकबिल के किसी भी फैसले का अख्तियार मीर गंजफ़र को सौंप दिया था। इस काम के लिए इसे जहारा को बहुत बड़ी रकम से नवाजा था और साथ ही धमकी भी दी थी कि अगर इसने कुछ चालाकी या इससे गद्दारी की तो वो जहारा को इसके बेटे समेत कत्ल करवा देंगे। चूँकि अब हवेली के अंदरूनी मामलों में फ़ायज़ा की हुक्मरानी थी। वो हवेली की कुल मुख्तार फ़ायज़ा बन चुकी थी। जहारा को इसकी हुकूमत यकीनन महंगी पड़ सकती थी। इसलिए इसने उस वक़्त तो फ़ायज़ा के हुक्म के मुताबिक सुंदस की बच्ची को गायब करवा दिया था, मगर इसका ज़मीर इसे इजाज़त नहीं देता कि वो इस मासूम को मौत के घाट उतार दे। जहारा ने इस काम के लिए अपने बेटे को शहर से बुलवा लिया जो शहर में मुकीम था, मगर इसे हिदायत दी थी कि वो बच्ची को अपनी सरपरस्ती मिले क्योंकि वो बच्ची के 10 साल गुज़र जाने के बावजूद भी वो बे-औलाद था। फ़ायज़ा को इसने ये इत्मीनान दिलाया कि इसके शौहर ने बच्ची को मारकर दफ़ना दिया है। जहारा ने फ़ायज़ा के साथ मजबूरी में दिया था। वो दिल से सुंदर या इसकी हवेली का बुरा नहीं चाहती थी, मगर रोज़ी-रोटी की खातिर मजबूर होकर रह गई थी। इसने अपने बेटे को इसी रात सुंदस की बेटी को इसके साथ शहर रवाना कर दिया और फ़ायज़ा को बिनक भी पढ़ने नहीं दी थी कि सुंदस ने एक नहीं 2 बेटियों को जन्म दिया है। दरवाज़ा खुलने पे तेज़ रोशनी से इसकी आँखें चुंधे आ गई थी। इसने अपनी आँखें ज़ोर से मीची फिर एकदम पूरा कमरा रोशनी से नहा गया। कुछ देर बाद इसने बामुश्किल अपनी आँखें खोली तो शाह अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट सजाए सोफ़े पे बुरजमान था। हम्माद बंधे हाथ पैरों पे समेत ज़मीन पर पड़ा हुआ था। शाह को देखकर हम्माद के रहस्य और शान भी ख़ता होने लगे। रात भर इसके बंदों ने हम्माद को अज़ियत के ऐसे मरहलों से गुज़ारा कि अब इसके जिस्म में जान न होने के बराबर थी। शाह सोफ़े से उठा चलकर इससे नज़दीक आया, फिर पंजे के बल इसके पास बैठ गया। हम्माद के बाल मुट्ठी में जकड़ लिए। देखो तुमने मुझे मेरे गुनाह से बढ़कर मुझे सज़ा दे दी, अब मेरी जान बख्श दो। मैंने उरूज के साथ इज़्ज़त व एहतराम से रिश्ता जोड़ना चाहा था। उरूज के नाम पर शाह ने एक सन्नाटेदार थप्पड़ इसके ज़ख्मी चेहरे पे मारा। हम्माद इसके हाथ में गन देकर तोते की तरह बोलना शुरू हो गया था। जब इन लोगों ने इनकार कर दिया और मैंने रूश को इसके बॉस के साथ घूमते-फिरते देखा तो जलन और गुस्से में ये कदम उठाया, मगर तुम जो कोई भी हो अब मुझे माफ़ कर दो, मैं जॉब और ये शहर छोड़कर चला जाऊँगा। वो बाकायदा रोते हुए गिड़गिड़ा रहा था। मेरी होने वाली बीवी है, मेरी इज़्ज़त है, वो जिसको तुम अपनी हवेस का निशाना बनाने जा रहे थे। तुझे माफ़ कर दे तो मैं खुद को कैसे माफ़ कर सकूँगा? तूने मेरी इज़्ज़त पर हाथ डाल के मेरी मर्दानगी को ललकारा है। सब दीन के ज़िक्र पे शाह का पारा मज़ीद हाई हो गया था। अब तुझे ये शहर छोड़कर नहीं, ये दुनिया छोड़कर जाना होगा क्योंकि शाह तो खैरों की लड़कियों की इज़्ज़त को भी अपनी इज़्ज़त मानता है। यहाँ तो सवाल मेरी बीवी की इज़्ज़त है। वो सर्द और खौफनाक लहजे में गर्राया। शाह ने हम्माद के जिस्म से बेहद नज़दीक फ़ाइल किए थे। हम्माद की आँखें खुली की रह गई थीं, मगर इसके खून के छींटों से शाह के बेदाग कपड़े रंग चुके थे।
हाल लज़रते हाथों से उसने निकाह के कागज़ात पे साइन किए थे। निकाह के कागज़ात पे साइन करते हुए सारे ख्वाब आँखों से टूटकर उसके दामन में जब्स हो रहे थे। निकाह के 2 बोलने से उरूज ग़ज़नी से उरूज मुअज़्ज़म शाह बना दिया था और मीर सफदीन इसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर हो गया था। मगर दिल आज भी इसी के नाम की सदा लगा रहा था। मेहमानों के शोर में इसकी दिल की आवाज़ दबकर रह गई थी। वो बुत बनी स्टेज पे बैठी थी, पेशकीमती रूसी जोड़े में मलबूस ज़ेवरात से लतीफ़ बंदी वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। इसे तैयार करने के लिए शाह ने शहर की सबसे माहिर ब्यूटिशियन को बुलाया था। इसके हाथ की महारत से ज़्यादा उरूज का कुदरती हुस्न देखने वालों की आंखें खैरा कर रहा था। शाह इस सब के बावजूद भी उरूज से मुकम्मल लाताल्लुकी इख्तियार किए हुए था। आज इन दोनों का वलीमा था, मगर इस दिन शाह के घर पहुंचने के बाद से अब तक मुअज़्ज़म शाह एक बार भी सामने नहीं आया था। निकाह की रात जब रुखसाना इसे शाह के कमरे में इसके बेड पे बिठा गई थी, वो वहीं बैठे-बैठे वो कब सो गई इसे पता भी न चला। सुबह जब इसकी आँख खुली वो तब भी कमरे में मौजूद नहीं था। हाँ, मगर वॉशरूम का दरवाज़ा खुलते इसे ये मालूम हो गया था कि वो रात कमरे में आया ज़रूर था। अपनी इस कदर बेकदरी पर इसका दिल कुछ हुआ ज़रूर, मगर वो मुतमईन भी थी कि शाह का सामना फ़िलहाल करने की हिम्मत इसमें नहीं थी। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। अल्लाह तुम्हें ज़िंदगी के तमाम खुशियाँ देखना नसीब करे। मेरे मौसम की ज़िंदगी में तुम एक मस्बत तब्दीली साबित हो। रुखसाना ने नम आँखों से दुआ देते हुए उसको खुद से लगा लिया। शाह जेंट्स में मसरूफ़ है, तुम्हारे खालों ने मेहमान भी तो इतने ज़्यादा इकट्ठे किए हैं। हालाँकि अभी शहर में होने वाला वलीमा बाकी है, मगर इनका और शाह का हल्का बहुत वसी है। अब देखो सुबह से एक बार भी इसे हवेली के अंदर आने की फुर्सत नहीं मिली है। रुखसाना बेगम को शाह की मुसलसल गैर मौजूदगी और सदमेरे का एहसास हो चुका था, इसलिए उरूज के सामने झपट मिटाने की कोशिश कर रही थी। उरूज खामोशी सर झुकाए बैठी थी। उरूज मुअज़्ज़म शाह बहुत मुश्किल और कठोर इंसान है, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। कभी अपने दिल छोटा मत करना और ना ही टूटने देना। मुसलसल चोट से पत्थर भी टूट जाता है, वो तो फिर भी इंसान है। रुखसाना जानती थी वो जो कुछ भी कह रही है गलत है, क्योंकि वो भी पिछले 25 सालों से सफदर शाह जैसे सर्द-महर इंसान के बदलने का इंतज़ार कर रही थी, मगर अब तक इन्हें सिर्फ मायूसी हुई थी और इनके साथ होते हुए इनके नहीं थे, लेकिन फिर भी वो उरूज को हौसला दे रही थी। इसकी उदासी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वलीमे की तकरीब इख्तिताम पज़ीर हो चुकी थी। समीना इसे शाह के कमरे में पहुँचाकर खुद भी आराम करने की नीयत से अपने कमरे में चली गई। उर्श बेड के किनारे पे बैठे टिकी अपनी चूड़ियाँ उतार रही थी जब हल्की सी क्लिक की आवाज़ आई और शायद दरवाज़ा खुलकर अंदर दाखिल हो गया। चूड़ियाँ उतारते हुए उसके हाथ इसकी सांसें एकदम थम गई। वो भारी कदम उठाता हुआ इसकी तरफ ही आया था, मगर इसके सामने से गुजर कर वो सोफे पे बैठ गया। वो बड़ी खामोश नज़र से उर्श की तरफ देख रहा था, मगर दुल्हन के रूप में उर्श का होश रबा हुस्न भी इसके एहसासात पे जमी बर्फ पिघलाने में नाकाम हो गया। वो धीरे से कंगारते हुए बेतासुर आवाज़ में बोला, तुम मेरी ज़िंदगी में मेरी मर्ज़ी से शामिल हुई होती तो अब तक मेरे कमरे के साथ मेरे दिल, मेरी रूह पर भी तुम्हारी हुक्मरानी होती। मगर अब तुम मेरी मर्ज़ी से नहीं, सिर्फ़ मेरी ज़िद बनकर मेरी ज़िंदगी में आई हो और मौज़म शाह अपनी ज़िद हर कीमत पे पूरी करके रहता है, चाहे इसके लिए मुझे किसी की भी जान ही क्यों ना लेनी पड़े। वो निहायत सफ़ाकी से कह रहा था। उरुश फटी-फटी आँखों से इसे देख रही थी। शाह के चेहरे पे खतरनाक हद तक संजीदगी और आँखों से झलकती नफ़रत ने इसे और फ़ौरन निगाहें झुकाने पे मजबूर कर दिया था। उरूज, मेरे दिल से तुम इसी दिन उतर गई थी जिस दिन तुमने मेरे मना करने के बावजूद घर से बाहर कदम निकाला था। ये जुर्रत तुम्हें किसी की शय ने दी थी, ये मैं भी जानता हूँ। जितनी शिद्दत से मैंने तुम्हें चाहा था, अब इतनी ही शिद्दत के साथ तुमसे नफ़रत करता हूँ। एक अग़वाशुदा लड़की के लिए मेरी ज़िद की बदौलत मेरे कमरे में तो जगह हो सकती है, मगर मेरे दिल में कभी नहीं होगी, इसलिए कभी अपनी औकात भूलने की कोशिश मत करना। शाह ने बेरहमी की इंतहा कर दी थी। इस कमरे में हमारे बीच जो भी ताल्लुकात रहे, इसकी ज़रा भी भनक इस कमरे से निकल कर कमरे में रहने वाले किसी भी फ़र्द तक पहुँची, या तुमने अपने दुःख मेरी माँ या अपनी माँ से रोने की कोशिश की, तो मैं ज़िंदगी तुम पर इतनी तंग कर दूँगा कि तुम मौत की भीख माँगोगी, और मैं तुम्हें वो भी नहीं दूँगा। वो लफ्ज़ों से रूह को छन्नी करने के बाद वहाँ रुका नहीं था, फ़ौरन उठकर मज़बूत कदम उठाता कमरे से बाहर निकल गया। इन कदमों के नीचे इसने अपने दिल के सारे अरमानों को भी कुचल डाला था। रैंकिंग पर दोनों हाथ जमाए नीचे देखते थे, फिज़ा में एक गहरा सांस खारिज किया। दिल में जलने वाली आग किसी तरह नहीं बुझ रही थी। उरूज की एक गलती ने शाह के सारे अरमान मिट्टी में मिला दिए थे। इस दिन की तमन्ना इसके दिल ने बड़ी शिद्दत से की थी। बड़ी चाहत से उरूज को ब्याह कर लाना चाहता था, मगर अब जी भरकर इसे दुल्हन बना देखने की ख्वाहिश भी दिल के किसी कोने में जा सोई थी।
मीर सजावट जिंदा सलामत होठों पर दिलकश मुस्कुराहट सजाए इसके सामने बाहें फैलाए खड़ा था। सरताज पर तो शादी मर्ग की कैफियत तारी हो गई थी। वो बेसाख्ता इसके चौड़े मगर जख्मी से सीने से लिपट गई। पहली बार इसने ये जतारत खुद से की थी। दर्द की एक शदीद लहर में सजावल के सीने से टूटी थी, मगर इसने लापरवाही से सरताज के गिर्द अपने मजबूत बाजू का घेरा तंग कर लिया। मीर साहब, मुझे लगा था अब मैं आपको कभी नहीं देख सकूंगी। आप मुझसे हमेशा के लिए दूर चले गए हैं। एक पल भी सुकून नहीं मिला था। मैंने आपको बहुत याद किया है। वो मीर के गले से लगकर हिचकियों से रोते हुए बोली जा रही थी, और मीर खामोशी व हैरानी से इसे सुन रहा था। आज से पहले कभी जरताश ने इस तरह अपने एहसासात का इजहार नहीं किया था। मैंने आपके जिंदा सलामत लौट आने की जितनी दुआएं मांगी थी, अल्लाह साहब ने सब पूरी कर दी। अगर मेरी दुआएं कबूल नहीं होती तो मैं हरगिज़ जिंदा नहीं रहती। इसने सर उठाकर चिड़चिड़ी बहती आंखों से मीर को देखा। सदके मुझे इतना सा भी अंदाज़ा होता कि मेरी ये ज़रा सी तकलीफ़ तुम्हें मुझसे इतना नज़दीक और यूँ इज़हार करने पे मजबूर कर देगी, तो तुम्हारी कसम मैं खुद ही अपने लिए इस हमले का बंदोबस्त करवा लेता। ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं सूझा? मिर्ज़ा सजावत ने खुद नाखून से शूल स्क्रैच की, जो इतने अरसे की लापरवाही से खासी बढ़ चुकी थी, और पुरजोश अंदाज में उसके यूँ खुद से लपट जाने की तरफ इशारा करते हुए शरारत से कहा। दरताज ने फ़ौरन संभल कर दूर होना चाहा, मगर मीर ने घेरा और तंग कर दिया। मगर अब दरताज के अंदाज से खफी झलक रही थी। अच्छा यार, सॉरी सॉरी सॉरी, कान पकड़ कर, लेकिन मेरे नहीं हो, मेरे नहीं तुम्हारे। मीर ने शरारत से कान पकड़ ली। दरताज बेसाख्ता मुस्कुराती मीर ने इसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर इसकी पेशानी पर प्यार किया। जरी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। होश में आने के बाद सबसे पहले तुम्हारा ही सोना मुखड़ा याद आया था। हॉस्पिटल शहर में था, अम्मा हर वक्त वहाँ मौजूद थी, वरना उड़कर यहाँ पहुँच जाता। अभी भी इतनी देर तुम्हारी वजह से हुई है, क्योंकि तुम्हारा दीदार भी अमावस की चांद की तरह आधी रात के बाद ही नसीब होता है। वो यूँ वजाहतें दे रहा था जैसे किसी गुनाह का इतराफ़ कर रहा हो, या वो किसी ज़रूरी काम की वजह से ज़रदार से मुलाकात ना कर सका। तुम जानती हो भला इतने दिन मैं तुमसे दूर रह सकता हूँ। वो जज्बों से भरपूर निगाहों से इसे देख रहा था। जरताज भी बेखुदी के आलम में से देखी गई। इसको देखते हुए बार बार इसकी निगाहें भर रही थी। जरी, तुमने अपनी हालत क्या बना ली है? मैं मर तो नहीं गया था ना? मेरे जिंदा बच जाने की खबर तो तुम्हें गाँव वालों से मिल गई होगी। फिर खुद को क्यों उजाड़ बनाया हुआ है? मीर ने इसके शकनज़दा लिबास और आंखों के गिर्द पड़ते सियाह हलकों की तरफ इशारा किया। फिर इसकी आंखों को अपनी उंगलियों की पोरों से छूते हुए बोला, तुम्हारी आँखों से मुझे कितना प्यार है। मेरे पीछे तुमने इनका क्या हशर कर लिया है? दिल तो करता है तुम्हारा गला दबा के मार दूँ तुम्हें। इसने ज़रदाश्त पे आँखें निकाली। बहुत जल्दी वो अपने डेविल वाली स्टाइल पे लौट आया था, मगर इस बार बजाय डरने के ज़रदार खिलखिलाकर मद्धम से हँस पड़ी। आप वापस आ गए, अब इन आँखों की रौनक भी लौट आएगी। इनमें चमक और रोशनी आपके होने से है। ज़रदार धीमी आवाज़ में इसके चेहरे पे नज़र जमाए बोली। इसने एक पल के लिए भी मीर के चेहरे से नज़र नहीं हटाई थी, यूँ जैसे वो पलकें झपकेगी और वो गायब हो जाएगा। वो अंदर से अब तक खौफज़दा थी। मीर सजावल इसके अंदाज से अब हैरान होने से ज़्यादा निसार होया जा रहा था। इसने जट-जटाज को दोनों बातों से पकड़ कर फटाफट इसके दोनों गालों पे बारी-बारी प्यार किया। माय स्वीट प्रिंसेस, मैंने सोचा था मैं यहाँ अचानक पहुँचकर सरप्राइज़ दूँगा, मगर तुम तो मुझे सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ दे जा रही हो। वो खुशी से सरशार आवाज़ में बोला। ज़रताश ने जल्दी से इसके होठों पे हाथ रख दिया। खुशी में मीर की आवाज़ कदरे बुलंद हो गई थी। माँ-बाप के बेदार हो जाने के डर से सहन में खुलने वाली खिड़की से झाँक कर जायज़ा लिया। डोंट वरी स्वीटी, बेखबर सो रहे हो दोनों। तुम ये बताओ, हॉस्पिटल में मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? तुम्हारा दिल नहीं तड़पा मुझे देखने के लिए? मीर ने पूँछ से इसके गिर्द हिसार बाँधते हुए सवाल किया। दिल तो बहुत तड़पा था, मगर मैं शहर अकेली कैसी जाती? शहर में मुझे बहुत डर लगता है, और मुझे हॉस्पिटल का नाम भी नहीं पता था। इसने मासूमी से जवाब दिया। अच्छा, मासूम शाह के मज़ार पे अकेली जा सकती थी? मुझसे मिलने के लिए शहर जाते हुए डर लग रहा था? मीर सज्जावल ने मुस्कुराते उसके गाल पे चुटकी भरी। सरताज ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। आपको कैसे पता? आप तो हॉस्पिटल में थे। बेवकूफ़ सी जता होंग बनी पूछ रही थी। दिलबर सही, हम तो दुश्मनों की भी खबर रखते हैं। आप तो फिर भी यहाँ रहती है। मीर ने इसका हाथ पकड़कर अपने दिल पर रखा। ज़रताश के मासूम से चेहरे पे हया की सुर्खी दौड़ गई। फिर ज़रा तकफ़्फ़ुज़ से बोली, मीर साईं, अल्लाह साईं ने मेरी मुराद पूरी कर दी है। मैंने मासूम शाह के मज़ार पर मन्नत मानी थी। शादी के बाद आप मेरे साथ वहाँ चलेंगे ना? ज़रताश ने मासूमी से इस्तफ़ासा किया। हाँ, क्यों नहीं, मैं तो अभी इसी वक्त चलने के लिए तैयार हूँ। बस देर किया तुम अपने अंदर थोड़ी-सी हिम्मत पैदा कर लो। वो मुस्कुराहट दबाए संजीदगी से बोला, मैंने अभी के लिए नहीं बोला, शादी के बाद के लिए बोला है। इसे मीर का इस बात को भी मज़ाक में उड़ाना अच्छा नहीं लगा। मुँह फुलाए गोया हुई। अच्छा,
मुझे लगा ये अभी के लिए ऑपरेशन के बाद मैं ज़रा ऊँचा सुनने लगा हूँ। इसने जेब से सिगरेट का पैकेट निकालते हुए संजीदगी से कहा। इस वक़्त ज़रताश को तंग करने में इसे बहुत मज़ा आ रहा था। वो बड़ी दिलचस्पी से अपने झूठ पर ज़रताश के चेहरे पे उभरते तासुरात देख रहा था। साईं सवेरे अम्मा को सिगरेट की बू महसूस हो जाएगी, प्लीज़ आज मत पिएँ। ज़रताश ने कुछ झिझकते हुए इल्तिजा की। मुअद्दब वो इसको गुस्ताखी पे भड़क उठे, मगर मीर से जावा ने बड़ी शराफ़त से पैकेट दोबारा जेब में डाली और उसके सरापे पे एक भरपूर निगाह डाली। यहाँ आकर बैठो, वहाँ दूर से खड़ी रहकर क्या हुक्म चला रही हो? इसने टपट कर हकमिया ज़रदाश्त को अपने पास बुलाया। इसके अंदर का आशिक एकदम ही अंगड़ाई लेकर जागा था। इसे ज़रदाश्त का दूर खड़े रहना सख्त नागवार गुज़रा। वो शाहाना अंदाज में पलंग पर नीम दराज हाथ का तकिया बनाकर देर से टेक लगाए हुए थे। टांगे पलंग से नीचे लटकाए हुए, एक टांग दूसरी पे रखे पाँव चला रहा था। इस बुलावे में ज़रदाश्त की जान पर बन गई थी, मगर हुक्म अदली तो वो कर नहीं सकती थी, ख़ास तौर पर जब वो जो इतनी मन्नत मुरादों के बाद लौट कर आया था। इसलिए सर झुका ये छोटे-छोटे कदम उठाती पलंग तक पहुँच कर रुक गई। मिसेज़ जावा ने हाथ बढ़ाकर एक झटके से इसे अपने बराबर करा लिया। ज़रदाश ने मीर के सीने पे हाथ रखकर खुद को मुकम्मल इस पर गिरने से बचाया था। मीर ने अपना हाथ इसके हाथ पे रख दिया। ये दवा अगर हॉस्पिटल में ही दस्तयाब हो जाती तो यकीनन मेरे ज़ख्म बहुत जल्दी बढ़ चुके होते। वो इसके हाथ ज़ोर से दबाते हुए बोला। ज़रदाश की पलकें झिकी हुई थीं। मीर ने इसकी झूलती हुई लट अनकश शहादत पर लपेटकर धीरे से खींची, फिर ज़रा सी करवट लेकर इसे अपने बाजू में भर लिया। वो आज ही रात में महीने भर जुदाई के सबकी मिटा लेना चाहता था, मगर जल्दी इसने अपने भिड़ते जज़्बात को लगाम डाली और एक झटके से खड़ा हुआ। मीर साईं आज जाने से पहले एक वादा करेंगे। ज़रदाश ने पुरउम्मीद लहजे में इसे मुखातिब किया। हुक्म करो। फ़ौरन इससे पेशतर बोला। अब आप कभी अपनी जान जोखिम में डालकर मुझसे मिलने यहाँ नहीं आएँगे। मेरी वजह से आपको कोई नुकसान पहुँचे ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकूँगी। वो इसका हाथ थमकर मिन्नत भरे लहजे में बोली। मीर से जवाल बेसाख्ता हँस पड़ा। तुम्हारी ये दिलनशी अदाएँ देखने के लिए तो अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ, मगर सोच लो अगर मैं यहाँ नहीं आऊँगा तो फिर तुम्हें न आना पड़ेगा। रात के अंधेरे में कुत्तों के भौंकने से तुम्हें ही डर लगता है। फिर रोना मत और ना ही कोई शिकवा करना, क्योंकि मैं बार-बार अपनी होने वाली बीवी की बात मानने का आदी नहीं हूँ। वो दिलकशी से मुस्कुराते हुए दोनों हाथ उठाकर साफ गोई से बोला, मुझे मंज़ूर है, बस आप यहाँ किसी भी सूरत नहीं आएँगे। वो दो बदू बोली, क्योंकि वो जानती थी अगर मुअज़्ज़म शाह को मीर चावल के यहाँ से इससे मिलने की बाबत इल्म हो गया तो वो जो हशर करेगा इससे सरासर नुकसान ज़रदाश्त का ही होना था। मीर ने इसके जवाब पे कंधे उचका और इसका गाल नरमी से खींचते हुए आस्तीकी से दरवाज़ा खुलकर बाहर निकल गया। अपने रूम से निकलकर वो कार पोर्च में आया था। अलर्ट खड़े ड्राइवर और गार्ड ने इसे देखते ही फुर्ती में आ गए। गाड़ी में बैठते ही इसने ड्राइवर को शहर ले जाने का हुक्म दिया। सुबह बेड पर रोनुमा होने वाले किस्से और रूश के हाथ में मीर के ब्रेसलेट ने इसका मूड इंतहाई ख़राब कर दिया था। अब 3-4 दिन इसका गाँव में रहने और रूश का सामना करने का कतई मूड नहीं था। इस बिगड़े हुए मूड में इसने बदल नख़वास्ता निगार की कॉल अटेंड की, जिसने 2 महीने से शाह को दिन रात कॉल्स करके परेशान किया हुआ था। मैंने तुम्हें समझाया था ना कि मैं इन दिनों बहुत बिज़ी हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। फिर ये बात तुम्हारे दिमाग में घुसती क्यों नहीं है? शाह ने भरहमी से इसे बेनक सुनाई। मैं गाय मैं गाँव आया हूँ और बहुत बिज़ी हूँ। 1 हफ़्ते तक मेरा कराची आने का कोई प्रोग्राम नहीं है। तुम मुझे अब दोबारा कॉल करके तंग मत करना। मुझे जब फुर्सत मिलेगी मैं खुद तुम्हें कॉल कर लूँगा। शायद 6 महीने हो गए ना आपको आए ना आपका चेक आया। ये तो मेरे साथ ज़्यादती है, निगार ने खनकती आवाज़ में शिकवा किया। इस पर शाह की भरहमी का असर तो हुआ, मगर फिर ठंडाई से बोली, डोंट वरी, चेक तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन कान खोलकर सुन लो, अब तुम मुझे कॉल नहीं करोगी। शाह ने बेनियाज़ी से कहते हुए तंबिया किया। शाह कहीं आपने शादी तो नहीं कर ली? इसने खदशा ज़ाहिर किया। तुम बस यही समझ लो। मुअज़्ज़म शाह ने इसे खुलकर बताने या छुपाने की ज़रूरत महसूस नहीं की। अरूज से पहली मुलाकात के बाद वो इस किस्म के ताल्लुकात और मुलाकातों को खैर-बाद कर चुका था, मगर ये निगार किसी सूरत इसकी जान छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। इसका मोबाइल फिर से वाइब्रेट होने लगा। अपने ख़ास बंदे का नंबर देकर कॉल रिसीव कर ली, वरना इस तरह तो किसी से भी बात करने के मूड में नहीं था। उरूज को हट करके वो खुद भी बेहद मुस्तरस था, मगर इसकी अनाई से ये सब करने पे मजबूर कर रही थी। बीएसएस ने मोबाइल कान से लगाकर गंभीर आवाज़ में कहा, साईं, पुलिस को हम्माद की लाश मिल गई, लेकिन साथ एक गड़बड़ भी हो गई है। इसकी आवाज़ में परेशानी का अंसर नुमाया था। कैसी गड़बड़? शाह की आवाज़ बेतासुर थी। साईं, हम्माद के घरवाले इसकी मौत के साथ बीबी और उनके ख़ानदान की अचानक गुमशुदगी को जोड़ रहे हैं। उन्होंने एफआईआर में भी नाम लिखवाया है। ठीक है, मैं देख लूँगा, बस तुम इन लोगों पर नज़र रखो। मुझे एक-एक पल की रिपोर्ट चाहिए। हाज़िर साईं।
शान ने इसकी कॉल डिस्कनेक्ट की, फिर एक नंबर मिलाया, अपने रसूख़ात इस्तेमाल करते हुए एफआईआर गायब करने और केस को ख़त्म करने की हिदायत दी। कुछ देर कॉल पे मसरूफ़ रहने के बाद इसने फ़ोन बंद कर दिया। इस तमाम दौरानिए में इसकी पेशानी पर गहरी तफ़क्कुर की लकीरों का जाल फैला हुआ था। कॉल से फ़ारूक होकर इसने ड्राइवर को मुख़ातिब किया, "नवाज़, जी साईं, ये मेरी तरफ से अपनी बीवी को दे देना।" इसने पॉकेट से ब्रेसलेट निकाल कर इसकी तरफ उछाला। ड्राइवर ने चमकती आँखों से कीमती ब्रेसलेट को देखा और पॉकेट में डाल लिया। "मेहरबानी साईं।" ऊषा को वो ब्रेसलेट अपने पहलू में किसी ज़हरीले साँप की मानंद लग रहा था। इसे निकालते ही जैसे सुकून सा मिल गया। वो सीट की पुश से टेक लगाए सिगरेट की गश लेते हुए मुसलसल उर्ष के बारे में ही सोच रहा था। गाड़ी की तबज़ेर खामोशी इसकी धीमी-सी बड़बड़ाहट गूंजी। "डिम्पल गर्ल, दिलबर साईं, कैसे मिजाज हैं आपके? घर आने पर तो आपने पाबंदी लगा दी और खुद 2 दिन से गायब है। क्या मैं सारी कस्में वादे भुला दूं?" लहजे में दुनिया भर का प्यार समझ में से जवल की आंखों से गुस्सा झलक रहा था। स्काई ब्लू कलर सूट में आंखों पे ग्लासेस चढ़ाए वो खत सख्त तैयार लिए इस्तफार कर रहा था। "अम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए घर पर ही थी। आज ही स्कूल जा रही हूँ।" जरताश ने इधर उधर देखते हुए जवाब दिया। "इधर उधर क्या देख रही हो? मेरी तरफ देखो ना।" मीर ने शौक़ी से कहा। जरताश ने ज़रा सी निगाह इसके चेहरे पर डाली। मीर दिलकशी से मुस्कुरा दिया। "जानती भी हो, एक दिन ना देखूं तुम्हें तो पागल होने लगता हो, फिर भी जुल्म करती हो जरी। तुम बहुत जालिम हो। मैं भी गिन गिन कर बदले लूंगा।" वो गुस्सा दबाकर अब मासूम सी शक्ल बनाए शिकवा कर रहा था। "साईं, मजबूरी थी, वरना मुझे छुट्टी करने का कोई शौक नहीं। अब मैं जाऊं, देर हो रही है।" दत्ताश के कहते हुए जाने के लिए कदम बढ़ाए। इसने एस्केलेटर दबाकर इसका रास्ता रोक लिया। "जानता हूँ तुम्हें लोअर लोअर फिरने का बहुत शौक है। शादी हो जाए फिर हवेली से बाहर कदम नहीं रखने दूंगा। बस मेरे दिल में रहोगी।" इसने दत्ताज की जॉ पर तंज करते हुए दिल पर हाथ रखकर यूं कहा जैसे सच में इसे दिल में रखने का इरादा हो। दत्ताज के होठों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट उभरी, शर्म से गुलाबी रुखसार सुर्ख हो गए। गार्ड्स के सामने मीर की खुलेआम आशिकी पर वो शर्म से जमीन पर गिर जाती थी। वो 2 कदम पीछे होकर जाने के लिए रास्ता देखने लगी। "यार सुनो, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, खूबसूरत पैकिंग में पैकेट गिफ्ट।" और इसके साथ एक सिंपल कागज़ का पैकेट सरताज की तरफ बढ़ाया। सरताज ने ज़रा तवफ़्फ़ुर के बाद हाथ बढ़ाकर थाम लिया और पैकेट्स को देखने लगी। "स्वीटी, खोलकर तो देखो।" उसने प्यार भरे लहजे में सिंपल पैकिंग वाले पैकेट की तरफ इशारा किया। सरताज ने पैकेट खोला तो इसमें फ्रेश मोती के गजरे थे। इसने खुशगवार हैरत से मीर की तरफ देखा। "अब इसे पहनकर दिखाओ।" आंखों में शरारत लिए संजीदगी से इसने फरमाइश की। सरताज के चेहरे का रंग उड़ गया। मिर्ज़ा जवल की इतनी बेखौफी और ऐसी फरमाइशों से इसकी जान पर बन जाती थी। "मेरी साईं को देख लेगा, प्लीज़, मैं घर जाकर पहन लूँगी, अभी मुझे जाने दें।" वो बेबस सी होकर बोली। "हरगिज़ नहीं, अभी पहन कर दिखाओ, वरना मैं स्कूल में सबके सामने पहनाऊँगा।" वो हठधर्मी से ज़िद्दी लहजे में बोला। ज़रदार जानती थी वो अब टलने वाला नहीं है और जो कह रहा है वो भी करके दिखाएगा, इसलिए हार मानकर कँपकँपाते हाथों से जल्दी-जल्दी गजरे पहनने लगी। ग्लासेस सर पे चढ़ाए इसके हाथों की कँपकँपाहट को मीर सजावल बड़ी दिलचस्पी से देखा। ज़रताज के गोरे गुलाबी नाजुक हाथों में गजरे खूब सज रहे थे। ज़रताज ने गजरों वाले हाथ उठाकर मीर सजावल की तरफ यूँ देखा जैसे कह रही हो, "बस खुश?" मीर सरशारी से खुलकर मुस्कुराया। इसकी खूबसूरत ब्राउन आँखें जगमगा रही थीं। "बहुत खुश," वो बड़बड़ाने के अंदाज में बोला। इसकी नज़र दत्ताज के हाथों पर ठहर सी गई थी। मीर ने चाहत झलकाती नज़रों से उसे देखा, फिर हल्की रफ्तार में गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो साइड मिरर में दत्ताज को देखता हुआ जा रहा था। दत्ताज ने गाड़ी नज़रों से ओझल होते गजरे उतार कर पर्स में रख लिए। पूरा दिन इसने किसी पे ज़ाहिर नहीं होने दिया कि वो डिप्रेस है, हत्ता कि रानिया पर भी नहीं। वो कितनी ही बार इसके पास आई थी, मगर मीर सब्ज़ी ने इससे बिल्कुल नॉर्मल बिहेव किया था। फिर वो मीर सजावल के साथ ज़मीनों का चक्कर लगाने चला गया। शाम को इन दोनों की वापसी हुई थी। सबके साथ डिनर करने के बाद जब कमरे में पहुँचा तो फिर वो खुद पर काबू नहीं रख सका। दोनों हाथों में सर थामे सोफ़े पे ढहा सा गया। उरूज की शादी के मनाज़िर इस तरह इसकी नज़रों के सामने थे जैसे वो खुद वहाँ शरीक रहा हो। "उरूज, अगर मैं ये मान भी लूँ कि मुअज़्ज़म शाह ने तुमसे ज़बरदस्ती शादी की होगी, मगर तुम एक बार मुझसे राब्ता तो कर सकती थी। तुम्हारी ये ताल्लुक़ तो तुम्हें 100% बेवफ़ा साबित कर रही है। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अगर तुम्हें मुअज़्ज़म शाह में दिलचस्पी थी, तो फिर मुझे ख्वाब क्यों दिखाए? क्यों मेरे जज़्बातों का मज़ाक बनाया? मेरे साथ धोखा करके तुम्हें कौन-सी तकसीर मिल गई?" ये सब सवाल इसे निढाल कर रहे थे, मगर वो चाहकर भी उरूज से राब्ता नहीं करना चाहता था। उरूज ने इसे बेवफ़ाई की हो, मगर वो इसकी नई ज़िंदगी में हर ज़हर नहीं घोलना चाहता था, माज़ी की कहानी दोहराना नहीं चाहता था। सोफ़े की पुष्ट से सर टिकाए वो अपने बालों में उँगलियाँ चलाकर खुद को रिलैक्स करने की भरपूर कोशिश कर रहा था, मगर बेसुकूनी और घुटन बढ़ती ही जा रही थी।
मीसद्दीन ने अपने सफरी बैग से नींद की टैबलेट्स निकाली। 2 टैबलेट लेकर बेड पर लेट गया। इसने फैसला कर लिया था कि उरूज से वाबस्ती की किताब आज रात ही हमेशा के लिए बंद कर देगा। इसमें सभी की बेहतरी थी। इसी सोचने से काफ़ी हद तक पुरसुकून कर दिया था। हेलो डॉक्टर साहब, क्या हम अंदर आ सकते हैं? मीसद्दीन ज़रा-सा दरवाज़ा खोले सर निकाल कर इजाज़त तलब कर रहा था। ओह व्हाई नॉट अ प्लेजेंट सरप्राइज़, आज तो बड़े-बड़े लोग आए हैं हमारे गरीब खाने पे। मखदूम शाह अपनी जगह छोड़कर मीसद्दीन से गले मिला। इसके पीछे रानिया को अंदर आता देखा, सर के इशारे से सलाम किया। यार, तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं मिलती हॉस्पिटल से। हमने सोचा क्यों ना खुद ही चलकर तुमसे मिल लिया जाए। गुड, पिछले कुछ दिनों से मसरूफियात कुछ ज़्यादा ही हो गई थी, तुमसे भी कोई राब्ता नहीं हो सका। वो उरूज और मुअज़्ज़म की शादी का ज़िक्र करना नहीं चाहता था, इसलिए वजह साफ छुपा गया। आप लोग कब से यहाँ आए हुए हैं? मखदूम शाह ने सवालिया नज़रों से इन दोनों को देखा। इस बार वीकेंड गाँव में गुजारने का प्रोग्राम था, सोचा इस बहाने तुमसे भी मुलाकात हो जाएगी, तुम्हारा हॉस्पिटल भी देख लूँगा। अभी सब दिन गोया हुआ रानी इसके केबिन का जायज़ा लेने में मसरूफ़ थी। लाइट पिंक कलर की स्टाइलिश ड्रेस में हमेशा की तरह पोनी टेल बनाए वो दिलकश लग रही थी। इसने मीरसबदीन की मौजूदगी में बहुत एहतियात से रानिया पे नज़र डाली थी। एकदम बोल उठी, चलें फिर हॉस्पिटल दिखा दें, पहले बाकी बातें बाद में होंगी। रानी ने मीरसबदीन की बात चख ली थी। मखदूम शाह चेयर छोड़कर उठ गया। एक साथ चलते हुए लोगों ने पूरे हॉस्पिटल का वो दौरा किया। रानिया को इसका हॉस्पिटल बहुत पसंद आया था। डॉक्टर मखदूम शाह, आपका हॉस्पिटल लाजवाब है। बहुत कम वक़्त में आपने बहुत मेहनत की और तरक्की भी। वो जब लंदन से आई थी तो उर्दू कुछ अटक-अटक कर बोलती थी, मगर अटकती तो थी मगर अच्छी उर्दू बोल लेती थी। मखदूम शाह को इसकी तारीफ़ी अंदाज़ बहुत पसंद आया। थैंक्स। दरअसल हॉस्पिटल का काम अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, मगर मरीजों के लिए यहाँ तकरीबन हर तरह की सहूलियात मौसर है। अब किसी भी इमरजेंसी की सूरत में गाँव वालों को शहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मखदूम शाह भरपूर एतमाद के साथ कह रहा था, गाँव वालों के लिए तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, तुम्हारे अंदर खिदमत खल्क का जज्बा काबिल तारीफ़ है, वरना हमारी जैसी सोसाइटी में इस पेशे को लोग दौलत कमाने का ज़रिया बना लेते हैं। मैं सब दिन दिल से इसके जज्बे का मुतारिफ था। इन्हीं बातों के दरमियान वो लोग वापस केबिन में पहुंच गए। मखदूम शाह ने चाय और रिफ्रेशमेंट ऑर्डर किया था, जिसे मुलाजिम टेबल पर सेट कर रहा था। तीनों ने चेयर संभाल ली। मखदूम शाह, हमारी इस मुलाकात से तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? मेरा मतलब है कि मुअज़्ज़म शाह तुमसे बात पुरस करे। मेरी सदी ने खदशा ज़ाहिर किया। प्रॉब्लम तो इन्हें पहले भी हुई थी, मगर मैं अपने मामला का अख्तियार अपने पास रखता हूँ। दखल अंदाज़ी करने की तो इनकी आदत है, मगर मुझे कोई परवाह नहीं, बल्कि मैं तो चाहता हूँ हम इस दोस्ती को मजबूत करें। मैं एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे एक पार्टनर की ज़रूरत है। आप जैसे बिज़नेस टाइकून से बेहतर मुझे कोई और पार्टनर मिल नहीं सकता। क्या आप मेरे साथ पार्टनरशिप करेंगे? मखदूम शाह ने मुस्कुराते हुए फिर सब्ज़ी की तरफ हाथ बढ़ाया। व्हाई नॉट, मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। यकीनन हम अच्छे दोस्त होने के साथ-साथ बेहतरीन बिज़नेस पार्टनर भी साबित होंगे। मीरसबदीन ने बख़ुशी इसकी ऑफ़र कबूल की। इसका बढ़ा हुआ हाथ थाम लिया। रानी के चेहरे पर भी खुशी की लहर दौड़ गई। मखदूम शाह ये सब इसी के लिए तो कर रहा था। वो रानिया को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए राह हमवार कर रहा था। मुअज़्ज़म शाह रात गए हवेली लौट कर आया था। इसे यकीन था कि अब तक उर्फ़ बेख़बर सो चुकी होगी। रूम का दरवाज़ा खोला तो पहली नज़र बेड पर ही गई, जहाँ उरूज ने बेतरतीबी से सोई हुई थी। इसका दुपट्टा से बेनियाज़ दिलकश वजूद नींद में और भी ज़्यादा दिलकश लग रहा था। मुअज़्ज़म शाह धीरे-धीरे चलता हुआ बेड के सराहने पहुँचकर खड़ा हो गया। वो बहकने लगा था, मगर यकदम इसने सँभल कर नज़रें चुराने फिर कुछ सोचते हुए ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। शावर लेकर जब वो बाहर निकला, उरूज इसकी तरफ करवट ले चुकी थी। शाह ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा बाल बना रहा था। इसकी नज़रें बार-बार शीशे में नज़र आने वाली बेखबर सोई उरूज के वजूद पे भटक रही थी। ब्रश रखकर इसने स्प्रे किया, फिर पलट कर और बेड पे बैठ गया। साइड टेबल से सिगरेट का पैकेट उठाया, सिगरेट सुलगाकर बैकग्राउंड से टेक लगाए घरे-घरे कश लेने लगा। एकदम इसने उंगलियों में दबे सिगरेट समेत उरूज की गाल को अपने हाथ की पूंछ से जलाया। गहरी नींद में भी किसी से एहसास के तहत उरूज की आँख खुल गई। इसे मंदी-मंदी आँखों से देखने की कोशिश की तो मुअज़्ज़म शाह को अपनी तरफ देखता पाकर इसकी नस भक से उड़ गई। सांस जहाँ का तहाँ रह गया। उरूज के जाग जाने से मुअज़्ज़म शाह खशल सा हो गया। बौखलाहट में उंगलियों में दबा सिगरेट उरूज की ब्यूटी बोन पर गिरा। उरूज के मुँह से बेसाख्ता दबी सी सिसकारी निकली। जलन की शिद्दत से इसने आँखें मीच लीं। इसके चेहरे पर तकलीफ की लहर ने शाह को ढेरों-ढेर शर्मिंदगी ने घेर लिया। इसने फ़ौरन ही सिगरेट उठाकर एशट्रे में मसल दिया, मगर उरूज की बोन पर अच्छा खासा दाग पड़ चुका था। आई एम सॉरी, ये दा
इमरजेंसी में हुआ है, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो रूज का हाथ थामते हुए बोला। चंद लम्हों के लिए मैं भी भूल चुका था कि बारह वो रूज से नफरत का इजहार कर चुका है। फिर वो बेड से उतरकर ड्रेसिंग रूम में गया और फर्स्ट एड बॉक्स ले आया। शाह उरूज की ब्यूटी बोन पर उंगली की मदद से बर्निंग ट्यूब लगा रहा था। उरूज की कैफियत कुछ ऐसी हो गई थी कि जलन का एहसास भी मधुम पड़ गया था। वह सांस खींचे लेटी रही। बहुत जलन हो रही है। शाह ने ट्यूब का कैप लगाते हुए एक नजर उसके घबराए हुए चेहरे पर डाली। नहीं, अब ठीक है। रूज के मुंह से बामुश्किल आवाज निकली। ये जलन कुछ देर कम पड़ जाएगी। इसने रूज का गाल थपथपाया। मगर जिस जलन से मैं जल रहा हूँ उसका क्या है? एकदम ही शाह का मूड बदला। पेशानी पर बल पड़ गए। रूज का हक्का बक्का इसका मुंह देखने लगी। अभी तो बड़ा हम हमदर्द बन रहे थे, अचानक असल रूप में आ गया। इसने बददिल होकर सोचा, शाह मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए मुझे शर्मिंदगी हो। जो कुछ भी हुआ इस दिन हुआ, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। वो बस एक्सीडेंट था या फिर मेरी बदनसीबी। इसमें मेरी नीयत का कोई अमल दखल नहीं था। इसलिए मैं अपनी नज़रों पे सुरखरू भी हूँ और पुरसुकून भी हूँ। और उसने आंखों में नमी ली अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की। मिस सब्जिन के बारे में आपका क्या ख्याल है? शाह ने उसकी सारी बातें अक्सर नज़रअंदाज कर दी। शोला बार निगाहें इस पर जमाए सद लहजे में तंजिया सवाल किया। इसकी सोई बस मिस सब्जिन पर अटकी हुई थी। उसका सर चकरा गया। वो सिर्फ मेरे बॉस है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। और उसने नजर चुराते हुए फकीरना कहा। शाह ने बुना कर एक हाथ तकिए पर जमाया, दूसरे हाथ से रूज का मुंह दबोच लिया। मेरी तरफ देखो, वो सिर्फ बॉस था इसलिए तो मैं अपनी गाड़ी में घर ड्रॉप करता था, तो मैं कीमती ब्रेसलेट गिफ्ट करता था। वैसे आपके मौजूद बॉस ने अपने स्टाफ की कितनी लड़कियों को ऐसे गिफ्ट से नवाजा? ये नजरें करम सिर्फ आप ही पर ही थी। वो गर्राया, मैं कुछ नहीं जानती, उन्होंने मुझे कोई ब्रेसलेट नहीं दिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मैं आपके शक को व शबात मिटा नहीं सकती क्योंकि मेरी किसी भी बात का असर आप पर नहीं होगा। वो शाह के जाराना रवैये से खौफज़दा होकर बिलखने लगी थी। हाँ, नहीं हो सकता मुझ पे असर, क्योंकि मुझे सिर्फ तुम्हारी हरकतों ने शकूक व शबहात में मुब्तला किया है। वो तुम्हारा नाम नेहाज आशिक अम्माद काली। मरते वक़्त इसके ज़बान पर भी तुम दोनों की ही आशिक की दास्तान थी। शाह ने बैट ग्राउंड पर अपनी इतनी ताकत से हाथ मारा कि मज़बूत बैट लर्ज़ा उठा और शाह की हथेली भी ज़ख्मी कर गई। शाह के मुँह से गाली सुनकर उसकी हथेलियाँ भीग गई। वो इतना डरा रहा था कि खौफ से रूज का दिल बंद होने लगा। लम्हों में हम्माद के अल्फाज और रूज का मीरसद्दीन की गाड़ी से उतरने का मंज़र इसके ज़हन में बेदार हुआ और जुनूनी कैफ़ियत में इसने रूज को बेदर्दी से पीटना शुरू कर दिया। रूज की हवास शाह के 2-4 भारी हाथों के सामने जल्दी जवाब दे गए। वो बेजान सी होकर एक तरफ लड़क गई थी। मुअज़्ज़म शाह का जुनून और जलाल पल भर में झाग की तरह बैठ गया। शाह ने इसके गाल थपथपाए, फिर इसका हाथ थामकर नब्ज़ चेक की जो सर पड़ चुका था। शायद वो सर झटक कर रूज को होश में लाने की तदबीरें करने लगा।